eyes closed. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. The Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Sahana Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. हाँ, कहाँ तक हुआ था अपना टॉपिक, किसी को याद है? ये हो गया था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, राइट? माधुरी जी, आप हो क्या यहाँ पे? हाँ मैडम। अच्छा, कुछ याद है हमने कहाँ तक किया था? साइकोलॉजी का हिस्ट्री हुआ था। अच्छा, ठीक है, हिस्ट्री हो गया था। ओके, एक बार फिर से थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। माधुरी जी, अभी आप माइक बंद कर सकते हैं। क्लिनिकल केस हिस्ट्री मेथड। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो साइकोलॉजी है क्या? मतलब साइकोलॉजी में हम लोग किसी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ओके, और स्टडी जो है वो सिर्फ बिहेवियर का नहीं, उसके बिहेवियर को देख के उसके माइंड में क्या चल रहा है ना, वो सब भी हम लोग पता लगा सकते हैं, वो है साइकोलॉजी। अब बिहेवियर मतलब क्या? बिहेवियर मतलब कि हम लोग बचपन से लेके ना पूरे जिंदगी भर जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे मेंटल एक्टिविटी हो, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब बिहेवियर में आता है। तो जब वो सारी एक्टिविटी को एक साथ मिलाएंगे तो उससे ही हमारा व्यवहार बनता है। जैसे बोलते हैं ना, उसका व्यवहार कैसा है। व्यवहार मतलब किसी एक चीज को नहीं लेते, सभी चीजों को मिला के पता चलता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है। अभी हिस्ट्री में क्या था, साइकोलॉजी करीब 100 साल पुराना है। पहले साइकोलॉजी जो था वो फिलोसफी के अंडर ही उसकी पढ़ाई होती थी। करीब 100 साल पहले उसको फिलोसफी से अलग किया, उसको एक अलग ब्रांच दिया और उसका नाम रखा साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो है उसको जैसे जैसे बहुत सारे
साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग रिसर्च, अलग अलग थियरी, अलग अलग मेथड बनाए और साइकोलॉजी जो आज हमारे पास है वो काफी डेवलप होके आया है। पहले का जो साइकोलॉजी था वो स्ट्रक्चर था कि खुद के ही बारे में लिखना कि हम कैसा फील कर रहे हैं। बाद में जेस्टल साइकोलॉजी आया, उसने बोला ये मेथड तो ठीक नहीं है, क्योंकि इस मेथड में तो हमें किसी ने अपने बारे में क्या लिखा उतना ही पता चल रहा है, पर क्या सच में वो ऐसा फील कर रहा है क्या? इसलिए उन्होंने बोला ये मेथड ठीक नहीं है। बाद में फंक्शनलिज्म आया, उसमें बताया गया कि आपके मन में क्या है वो जानने के लिए आपके बिहेवियर में क्या है वो जानना ज्यादा अच्छा है। तो आपके बिहेवियर को देख के आपके मन की बातें जान सकते हैं, इसलिए उन्होंने फोकस किया कि आपके बिहेवियर को जानो। लेकिन उसके बाद आके ऐसा पता चला कि बिहेवियर को जो है वो हम लोग कोई कोई कभी कभी बिहेवियर को मैनिपुलेट भी कर सकता है, बदल भी सकता है कि मन में कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है ना। बाद में साइको एनालिसिस थियरी आया कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं है ना, हमारी जो जरूरतें हैं, जरूरतों के हिसाब से ही हम अपनी एक्टिविटी करते हैं, हमारा बिहेवियर वैसे बदलता रहता है। अब डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें बहुत सारे डेफिनेशन है, आप उसके हिसाब से आपको जो एक अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो ना। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को समझने का विज्ञान है, सिंपल। मनुष्य को के व्यवहार को समझने का जो विज्ञान है वही साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट्स, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, इसका जो साइकोलॉजी है उसका नेचर क्या है? वो साइंटिफिक होना चाहिए। साइकोलॉजी ऐसा जैसे अपने फिलोसफी में बहुत सारी चीजें हैं, वो प्रूफ हम लोग अभी नहीं कर सकते है ना, उसके लिए तो उतनी साधना करके वो सब करना होगा। लेकिन साइकोलॉजी के हर चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट मेथड से या साइंटिफिक मेथड से प्रूव कर सकते हैं। तो पहला तो साइकोलॉजी में तभी उसको लिया जाएगा जब वो साइंटिफिक मेथड हो और फैक्चुअल हो, मतलब फैक्ट ऑफ बिहेवियर, कि हम उसको स्टडी कर सके। ऐसा नहीं कुछ भी नहीं ले सकते, जो स्टडी कर सकते हैं उसको ही ले सकते हैं। और जो हम साइकोलॉजी में थियरी बनाएंगे या जो भी प्रूफ करेंगे वो यूनिवर्सल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किया कल दूसरे पे किया तो वो अप्लाई ही नहीं हुआ, तो वो नहीं माना जाएगा। और उसको वेरीफाई कर सके, किसी ने अगर चाहा कि अगर ये फैक्ट बताया है कि ये करने से ऐसा होता है, तो उसको कोई और भी वेरीफाई करना चाहे तो इजीली कर सके और उसका वही रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा होना होता है। और साइकोलॉजी में हम लोग जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि कोई मनुष्य है ना ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, या अगर उसके साथ आज ऐसा व्यवहार कर रहा है तो कल उसके मन में क्या चल रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, ये समझने के लिए ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक? और ये साइकोलॉजी समझ के हम किसी ह्यूमन के बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, अगर उसके माँ बाप नहीं है या उसको है ना बचपन में बहुत सताया गया, तो बड़े होके शायद वो बहुत अच्छा इंसान ना बने, है ना, बहुत गुस्से वाला इंसान बने या कुछ अलग बनेगा। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसका बचपना अच्छा नहीं गुजरा है, इस तरह से। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी को? तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिक में कर सकते हैं, काउंसलिंग में कर सकते हैं, सोशल कर सकते हैं, ओके, एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं, डेवलपमेंटल मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक किसमें क्या बदलाव आया बिहेवियर से, उस पे कर सकते हैं। और ह्यूमन का बिहेवियर, जैसे पहले के इंसान जो थे उनका बिहेवियर कैसा था, आज के इंसान है उनका बिहेवियर कैसे धीरे धीरे डेवलप होते गया, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, है ना। और इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की साइकोलॉजी समझ के उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना, उसके हिसाब से उनको रोल देना, काम देना, है ना। हेल्थ साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, मेंटली जो थोड़े पुअर होते हैं उनके लिए, कम्युनिटी साइकोलॉजी, क्योंकि एक कम्युनिटी होती है उसका व्यवहार ऐसा ही रहता है, सो उस कम्युनिटी को सुधारने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। नाउ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, एक तो प्योर साइकोलॉजी होता है, एक अप्लाइड साइकोलॉजी। अब जो प्योर साइकोलॉजी है उसमें आता है जर्नल साइकोलॉजी, जिसमें आप है ना जो नॉर्मल आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, थियरी होती है साइकोलॉजी की, वो सब आते हैं। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जिसमें जो मेंटली जो डिस्टर्ब लोग हैं
जब उनके बारे में हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी में हम जो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो बिहेवियर होता है जिससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं वो होता है। फिजियो साइकोलॉजी में क्या है कि आपका जो शरीर है, शरीर और मन का किस तरह से रिलेशन हुआ, कैसे कोई छोटा है पतले कद काठी का है तो उसका व्यवहार थोड़ा अलग रहेगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा है उसका व्यवहार थोड़ा अलग रहेगा। पैरासाइकोलॉजी है ना, जो हम लोग बोलते हैं पुनर्जन्म है या एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं टेलीपैथी से, है ना, ये पैरासाइकोलॉजी में। जियो साइकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से लोगों के थॉट बदल जाते हैं ना। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या क्या डेवलप होने की वजह से ओल्ड एज तक कैसे कैसे आपके अंदर डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने की, जैसे आप बचपन में थे तो आपको खिलौने बहुत पसंद होते थे, आपको किसी को शेयर नहीं करना। अभी बड़े हो गए तो अभी खिलौने से आप नहीं खेलते हो, है ना, तो ये बहुत बड़ा बदलाव। भी दूसरी चीजें आपको सुख देती हैं। नाउ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसमें आप साइंटिफिक मेथड से रिसर्च कर सकते हो और लोगों का जो बिहेवियर है उसका क्या कारण है वो जान सकते हो और उस कारण को कैसे निदान करना है वो जान सकते हो। ये था आपका प्योर साइकोलॉजी। अब है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब जहाँ कहाँ का हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, इट इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, ट्राइज टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थियरीज एंड टेक्निक्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, है ना। अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे इनको अप्लाई करना। क्यों अप्लाई करना? ताकि जो स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा लर्निंग कर सके, और टीचर्स को भी साइकोलॉजी में सिखाना कि किस तरह से वो स्टूडेंट जल्दी सीख सकता है, ऐसा क्या करे कि वो जल्दी सीख जाए। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने का तरीका अलग होता है, जो इंटरमीडिएट बच्चे होते हैं उनको सिखाने का अलग होता है, अभी जो कॉलेज में है उनको सिखाने का अलग मेथड रहेगा, उनका मोटिवेशन अलग रहेगा। अगर आपको उनसे कुछ करवाना है तो आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वो क्या तरीका है, कैसे वो अच्छे से सीख सकते हैं, वो एडल्ट साइकोलॉजी मतलब टीनेजर साइकोलॉजी क्या है ना, बड़ों के लिए साइकोलॉजी क्या है, वो सब समझने के लिए फिर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू जाना होगा। नाउ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी में क्लिनिक के अंदर जैसे किसी को बीमारी है तो वो बीमारी मेंटल जो प्रॉब्लम है वो मेंटल प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, उसका निदान क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, कुछ दवाई दे सकते हैं, है ना, और उसको क्या क्या प्रिकॉशन बोल सकते हैं कि भाई इसको ऐसा रखो तभी ऐसा व्यवहार करेगा, उसके साथ बहुत गुस्से वाला मत करो, उसके सामने झगड़ा मत करो। तो ये सब जो चीजें होती है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आती है। ना इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल, थियरी, टेक्निक है वो सब अप्लाई करना, इंडस्ट्री में अप्लाई करना कि इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट में कैसे लोग अपने आप को अच्छी तरह से कोप अप कर सके, है ना। एम्प्लॉइज जो है उनको कैसे साइकोलॉजिकली ट्रेन किया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा हेल्प करे, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है कैसे वो उसको दूर रख सके, है ना। नाउ लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो विटनेस होते हैं या जो क्लाइंट है ना, उन सबको उस क्रिमिनल के मानसिक स्थिति को समझना कि उसने वो क्राइम क्यों किया, किस सिचुएशन में किया, है ना, और उसने खुद को बचाने के लिए किया या सच में उसका उद्देश्य मारना ही था। इन सभी चीजों को समझना वो लीगल साइकोलॉजी में आता है। नाउ मटेरियल मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है? This branch of psychology is concerned with the use of psychological principle and technique in the military science. How to keep the morale of the soldier and citizen high during war time. अभी जब वॉर का समय होता है तो मेंटली लोग कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, तो उस टाइम पे भी लोगों के मोरल को हाई रखना, उनकी हिम्मत को बनाए रखना, है ना, और नए लोगों के अंदर जोश भरना कि आप आओ अपने देश के लिए लड़ने के लिए सेना में भर्ती हो जाओ। अभी सबको पता है वॉर के टाइम पे जाएंगे तो मरने के लिए ही वहां पे जा रहे हैं, लेकिन वो जज्बा क्रिएट करना, है ना, कि ऐसी कौन सी बात उनको बोली जाए जिससे कि उनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट आए और अंत तक वो लड़े, लीडरशिप क्वालिटी कैसे आए उनके अंदर,
ये सब जो है वो मिलिट्री साइकोलॉजी, क्योंकि उस मिलिट्री साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि उनको बहुत ही कठिन परिस्थिति में काम करना पड़ता है। अब इस कठिन परिस्थिति में भी उनका मोटिवेशन उनको मिलना चाहिए, है ना, वो डिमोटिवेट नहीं हो जाए, वो सब मिलिट्री साइकोलॉजी में आता है। Now, political psychology, this branch of psychology relates itself with the use of psychological principles and techniques in studying politics and deriving political gains. तभी पॉलिटिकल साइकोलॉजी में ये जानना कि कौन सा किस तरह की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, या फिर लोगों के जो वोट देते हैं उनको क्या लोगों को पसंद है कि मुझे ही वोट दे, या ऐसा क्या मैं ऐसा एक्टिविटी करूं, है ना। जो नेता है उसकी साइकोलॉजी को समझना, जो वोटर है उसकी साइकोलॉजी को समझना। अब हम जो साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके कितने सारे मेथड्स है, किन किन तरीकों से हम साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है ऑब्जर्वेशनल मेथड, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, चौथा है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, पांचवा है सर्वे मेथड। ये हुआ था क्या माधवी जी? हाँ मैडम, अच्छा क्लिनिकल केस हिस्ट्री मेथड चल रहा था। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक शॉर्ट में हम लोग कर लेते क्योंकि काफी गैप हो गया है आपका। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड में क्या करना है, खुद को ही ऑब्जर्व करना है, खुद के मन में क्या चल रहा है उसको ही लिखना, क्या फील हो रहा है उसको ही लिखना। लेकिन इसके भी कुछ मेरिट और डीमेरिट है, हानि लाभ है। कि मेरिट क्या है कि बहुत इजी है, आराम से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, कोई पैसा खर्च नहीं होता है ना, ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट तुरंत का तुरंत पता चल जाता है आपको, तो ये कुछ इसके फायदे हैं। लेकिन इसके डीमेरिट भी क्या है, बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा मैं कैसा फील हो कर रहा हूँ, एनिमल्स को नहीं दे सकते, या जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं उनको नहीं कर सकते। और साथ में है ना, लेकिन ये जो लिखने वाला जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो सही बता रहा है क्या, ये पता नहीं रहेगा, तो ये भी थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। अब ये ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, ये मेथड में है ना, किसी कोई है उसके व्यवहार को स्टडी करना, उसके व्यवहार को देखना समझना। ठीक, अब व्यवहार को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को नोट करना पड़ेगा, अब उसने ऐसा क्यों किया उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा, और फिर बाद में एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसका फायदा क्या है कि ये भी बहुत सस्ता है, आराम से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें लोगों के बारे में हम जान सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसने ऐसा किया तो आगे जाके इसका ऐसा होगा। डीमेरिट क्या है कि इसमें हम लोग ऐसा एकदम 100% नहीं बोल सकते कि इसने ऐसा व्यवहार किया क्योंकि इसके मन में ऐसा चल रहा था, कभी कभी दूसरा भी कुछ हो सकता है माइंड में। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है कि ये ज्यादा साइंटिफिक है ना, इसमें आपको पूरा जहाँ जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए आपको पूरा सिचुएशन तैयार करना होगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री लैब होता है ना, वैसे ही इसके लिए भी लैब रहेगा, है ना। और उस एक सर्टेन सिचुएशन में आपको जज करना है, चेक करना है कि उस पे इसका क्या असर हो रहा है। ठीक है, अभी ये मेथड क्या है, साइंटिफिक है ना, और इसमें एग्जैक्टली आपको पता चलेगा किससे क्या होता है। लेकिन डीमेरिट क्या है क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत लगेगा, और 100% वैसा सिचुएशन हम लोग हर बार तैयार नहीं कर सकते, है ना, थोड़ा कॉस्टली होता है ये मेथड, और हर चीज के लिए ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। नाउ क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड में क्या है, इट इज यूज्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, सोशल वर्कर्स इन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक और मेंटल हाइजीन क्लिनिक्स एंड अलाइड इंस्टीट्यूट।
तो ये क्लिनिकल या केस हिस्ट्री मेथड काफी जगह इस्तेमाल किया जाता है। आपको जैसे बताया, सोशल वर्कर्स करते हैं, साइकेट्रिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, है ना। मेंटली किसी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है ये। It aims at studying the cause and basis of principles, anxiety, fear and personal maladjustment. Okay? इसमें क्या किया जाता है कि लोगों के अंदर एंजाइटी क्यों आई, फियर क्यों आया, है ना। इस तरह से लोग किसी चीज में कोप अप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोई कोई बोलते ना मुझे नहीं जमता है वहां पे, ऐसा नहीं होता है, या बहुत सफोकेशन होने लगता है, ये सब क्यों हो रहा है उनके साथ, उसको जानना, तो ये भी केस हिस्ट्री या क्लिनिकल में आता है। और इसके बारे में डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? पहले तो उसकी हिस्ट्री जान के कि बचपन में क्या हुआ था उसके साथ, या इंटरव्यू करके या बातचीत करके, घर पे विजिट करके कि कोई बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है ना। कुछ एक आध टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके भी आप जान सकते हो, ठीक है। एंड इन दिस टेक्निक इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द इंडिविजुअल्स, his parent, members of his family, friends, teacher and all other available records and report। अगर किसी बच्चे के बारे में केस हिस्ट्री मेथड है, जैसे कोई एक बच्चा है वो बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ पढ़ाई में ही वो बहुत कमजोर हो जाता है, तो ऐसा क्यों है, उसको जानने के लिए उसके पेरेंट्स से बात करना, टीचर से बात करना, फैमिली मेंबर से बात करना, वो शांति से क्यों नहीं बैठ पाता है ना, वो सब देखना, उसके पास हिस्ट्री को देखना, ये सब देख के आप काफी उसके बारे में बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। And the case history is constructed from actual observation made by the investigator according to a plan। okay? अब इसमें क्या है, जो साइकेट्रिस्ट है उसने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है वो प्रॉपर नोट डाउन करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि हमने ये चीजें ऑब्जर्व किया है ना, और उससे हमें ये जानकारी मिली, और उसके हिसाब से वो कंक्लूजन निकालते हैं। अब ये जो मेथड है उसका मेरिट क्या है? Case histories will give the clinical and insight into the cause of the problem and suggest possible solution। कि केस हिस्ट्री या क्लिनिकल मेथड करने से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि ये जो समस्या है उसके अंदर ये क्यों है, इसके व्यवहार में समस्या क्यों है, और उसके लिए निदान क्या कर सकते हैं, ये काफी एग्जैक्ट पता चलता है। And case studied can be productive sources of ideas for the further investigation by other method। और जब आपके पास केस हिस्ट्री मेथड आ जाता है ना, तब काफी आपको पता चल जाता है कि मैं और कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन के द्वारा या कौन कौन से और तरीके हैं जिससे कि मैं इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। ओके, नाउ केस हिस्ट्री मेथड डिपेंड्स लार्जली ऑन मेमोरी। अब डीमेरिट क्या है, इसमें नुकसान क्या है ये पद्धति का? द केस हिस्ट्री मेथड डिपेंड्स लार्जली ऑन मेमोरी ऑफ इंसिडेंट्स which may have observed inaccurately or over interpreted। अभी इसमें क्या है कि ये जो मेथड है ये मेमोरी पे बेस्ड होता है। जैसे कि आपका बच्चा ऐसा क्यों है, अगर वो पूछा जाए तो लोग बताते कि ये ऐसा करता था ऐसा, लेकिन बहुत बार वो भूल भी जाते कुछ चीजें, आधी चीज बताते, आधा कुछ अपने मन से बता देते, या कभी कभी बहुत बड़ा चढ़ा के बता देते। एग्जैक्टली बता रहे क्या ऐसा हमें पता नहीं चल सकता, तो उसकी हिसाब से थोड़ा केस हिस्ट्री मेथड में ना थोड़ी सी कमियां रह जाती है। नाउ सर्वे मेथड, दिस इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन सोशल साइकोलॉजी। जब हमें सोशल साइकोलॉजी में ये सर्वे मेथड ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि एक साथ हमें काफी लोगों से डेटा कलेक्ट करना रहता है। सम प्रॉब्लम्स लाइक स्टडी ऑफ ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, हेल्थ केयर नीड्स एक्सेट्रा कैन बी स्टडीड बाय मींस ऑफ सर्वे मेथड, है ना। अगर हमें बहुत सारे लोगों का एक साथ पूछना है ना, कि अगर कि विवाह के लिए लड़की की या लड़के की सही उम्र क्या होनी चाहिए, ऐसा आपने डाला, तो अभी एक साथ बहुत सारे लोगों का ओपिनियन अगर आपको चाहिए तो सर्वे मेथड में आपने क्वेश्चनियर बनाया, भेज दिया, सबका आ गया, हो गया, है ना। तो ये बहुत फास्ट भी होता है सर्वे मेथड और इजी भी होता है। नाउ सर्वे मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्शन और गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, हाँ मैडम। आ रही है ना? एक मिनट, हाँ, मुझे ही खुद को ही लगता है। हाँ अभी बराबर, मुझे लगा मेरा माइक ही बंद हो गया।
ओके। नाउ सर्वे मेथड में क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोगों का डेटा एक साथ कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनियर फॉर्म में करते हैं, इन्वेंटरीज फॉर्म में, इंटरव्यू की तरह भी करते हैं। ओके, एन एडुकेट सर्वे requires a carefully pre-tested questionnaire, a group of interviewers trained in its use, a representative subject, an appropriate method of data analysis so that the result are properly interpreted. अभी लेकिन इसके लिए जब सर्वे मेथड करेंगे तो हम जो क्वेश्चनियर ले रहे हैं ना, वो पहले से टेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, छोटा है तो यस नो करके 1 2 3 करके ऐसा नंबरिंग करके भी आप ले सकते हो, तो ये सब बहुत कॉमन मेथड है। ओके, और अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू लोग जो सब्जेक्ट में उस फील्ड में मास्टर रहेंगे उनका भी इंटरव्यू ले सकते हो। अब जैसे कि अगर पूछा जाए कि डायबिटीज योगा से दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना, क्योर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, अगर ये एक प्रश्न है और मुझे जानना है कि सोसाइटी में लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो हम क्वेश्चनियर करेंगे कि आप बताइए डायबिटीज योगा से दूर किया जा सकता है कि नहीं, यस और नो ऐसे 2 ऑप्शन दिया और वो क्वेश्चनियर सबको भेज दिया, तो क्वेश्चनियर फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर मुझे जानना है तो उसके लिए क्या करूंगी मैं, 10 या 20 योगा एक्सपर्ट रहेंगे ना, ये जितने योगा एक्सपर्ट है सिर्फ उनको ही भेजूंगी, क्योंकि वही लोग सही मायने में बता सकते हैं कि हो सकता है कि नहीं, है ना। नाउ ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम, है ना, बहुत कम समय में बहुत सारा डेटा आपको मिल सकता है। द बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, बिहेवियर जो है ना, डायरेक्टली हम लोग इसमें देख नहीं सकते, क्योंकि सभी लोगों ने एक साथ ग्रुप में हमें डेटा दिया है, तो वो क्या उनके अंदर क्या चल रहा था और हमें उन्होंने यस या नो क्यों बताया, वो हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? नाउ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जरा कुछ बताएंगे मुझे। हाँ, सब लोग जरा माइक ओपन करेंगे या वीडियो ओपन करेंगे अपना। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट जा रहा है कि इजी जा रहा है, थोड़ा वो कुछ बताइए। ये आपको लग रहा है कि ये पीपीटी दे दिया है, क्या है ये, या एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे? एग्जाम कभी है माधुरी जी आपकी? 20 अप्रैल को? हाँ। ओके, तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि बहुत नहीं, डिफिकल्ट जा रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स लिखना ही पड़ेगा ऐसा दिख रहा है अब। हाँ, तो इसीलिए देखो कितना पॉइंटर बना के दिया है मैंने, तो वो हेडिंग याद रखो, हेडिंग के अंदर क्या लिखना है वो समझ के रखना है, जो हेडिंग है वही है लिखना है आपको, एक एक 2 2 लाइनें लिखना है, लेकिन वो जैसे इसके 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है वो नोट तैयार करके रखना फिर पड़ेगा। उसके फायदे और उसके तो वो तो आपको ऐसे ही समझ में आए, 2 2 फायदे 2 2 नुकसान वो लिख के रखो, 2 2 ही लिखो, 10 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। और आप जब भी तैयार कर लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, वो मतलब जैसे लिखते रहेंगे ना, 1 2 बार पढ़ेंगे ना, इजी है, लेकिन अभी तो समझ में आ रहा है ना माधुरी जी, है ना। तो जैसे ये इजी ही है, आप एक बार खुद भी जब पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं अभी क्या करती हूँ, ये एटलीस्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना उसका पीपीटी भेज देती हूँ, तो आप शॉर्ट नोट तैयार करके रख ही लो आप लोग, है ना। तो जैसे जैसे आगे का पीपीटी बनता जाएगा मैं भेजती जाऊंगी। तुलसी जी, ज्योति जी, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? यस मैम, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा बताएंगे तो मैं उसको और थोड़ा, क्योंकि साइकोलॉजी है ना, ऐसे समझने में ऐसा बहुत बड़ा चीज लगता है, पर बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल है वो। तो वो किधर कहाँ मैं और इजी कर सकते हो मुझे थोड़ा पता चलेगा तो मैं और उसको इजी तरीके से बता सकती हूँ, अगर मुझे प्रॉब्लम समझ में आएगा ना।
तो मैं बता सकती हूँ। अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ, हाँ बताइए बताइए। सोशल, इसमें तो मैडम फिर अब वहां पे तो बहुत सारे लोग रहेंगे, वहां पे तो सबका देखना पड़ेगा। हाँ बराबर। सोशल मतलब आप पूछ रहे कि सोशल साइकोलॉजी क्या है, वैसा ना? हाँ जैसे सोशल साइकोलॉजी में कैसा है कि हर एक समाज का ना एक मानसिकता होती है। जैसे अभी कैसे हम लोग बोलते हैं कि हिंदू में ऐसा रिवाज है, मुस्लिम में ऐसा रिवाज है। अभी हम रहते एक ही जगह पे है ना? समझ लो एक ही जगह, एक ही स्टेट है या एक राज्य है या एक जगह है। हम रहते एक ही जगह है, एक जैसा ही हमारा सब होता है, लेकिन हमारे विचारों में या हमारे व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आप बताते हो ना, आप कभी कभी प्रेडिक्ट करते हो ना, अरे ये ऐसा है ना, इसका व्यवहार, ये इस कम्युनिटी का है ना, इसका व्यवहार ऐसा ही रहेगा। जैसे हम लोग कभी कभी अभी मजाक की तरह, मारवाड़ी है तो कंजूस ही रहेगा, हाँ है ना? बराबर है। ऐसा हम लोग बोलने में बोल देते हैं। तो वो सोशल कि वो ऐसा क्यों, ये क्यों बनाया है कि वो कंजूस ही रहेगा? ये साइकोलॉजी कहाँ से आई? मतलब अच्छा। ये चीज आपको बताई किसने कि मारवाड़ी है तो कंजूस ही रहेगा? ये बात किसने बताई? किसने इस चीज को जाना? किसने? क्या सभी मारवाड़ी के अंदर उसने रिसर्च किया था क्या? तो आप रिसर्च कर सकते हो या कोई एक रिसर्च कर सकता है, सारे जो मारवाड़ी है उनके साथ बात करके, या उनको कुछ क्वेश्चनियर देख के, या उनको समझ के कि भाई आपको क्यों ऐसा कहा जाता है, या उनके व्यवहार को देख के ऐसा वो क्या करते कि आप उनको बोलते हो कि ये कंजूस है? लेकिन दानी भी वो उतने ही है, हाँ हाँ माधुरी जी, दानी भी उतने ही है वो। दानी भी उतने ही हैं। ठीक है, तो ये चीज को समझना कि वो ऐसा उनको क्यों कहा जाता है। तो ये एक सोशल है ना, एक अलग सोसाइटी के बारे में हम लोग कुछ बनाया है हमने। वो ऐसा क्यों है उसको समझना, कि वो लोग को ऐसा क्यों हम कहते हैं या ऐसा उनका व्यवहार क्यों होता है, उस चीज को समझना क्या वो ना, और उसी चीज को फिर दूसरों में अप्लाई करना कि क्या ये करना सही है, या दूसरे लोग के साथ भी वैसा ही। अगर अब बोलेंगे कि ज्यादातर लोग वो लोग बचाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं ना, ऐसा, तो वो क्या दूसरे सोसाइटी में भी या दूसरे जो सोशल के लोग है, जैसे दूसरी कम्युनिटी है, क्या वहां पे भी वैसा अगर हम अप्लाई करना चाहें तो क्या वो लोग भी करेंगे क्या ऐसा, है ना? ऐसा, ये इसको समझना ही साइकोलॉजी है। उनके व्यवहार को समझना कि वो क्यों कंजूस बोले जाते हैं, या उनके व्यवहार में ये कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसे आप समझ रहे हो अभी सोशल साइकोलॉजी? हाँ हाँ हाँ। अभी मुस्लिम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी दूसरे कम्युनिटी के है ना लोग नहीं करते, उनको समझना कि ऐसा क्यों है ना। मतलब बुर्का पहनना, अभी बुर्का पहनना उनको क्यों कंपलसरी है, ऐसा क्या है? उनके उनके मनस्थिति को समझना, वही साइकोलॉजी है। मॅम याचा सिलेबस आम्हाला समजेल का हो? एकदम असं प्रश्न आणि हे असं एवढं लक्षातच येईना बघा. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न. प्रश्न पत्रिका में क्या पूछा है? मानसशास्त्राच्या विविध वाक्यांशी चर्चा करून मानसशास्त्राचा अध्ययन विधी विशद करा. हाँ, तो अध्ययन विधि यही सब है ना। अध्ययन विधि मतलब ये बताया ना कितने मेथड्स है। अच्छा. ये जो मेथड है ना अध्ययन विधि, ये पूरा अध्ययन विधि, ये विधि है, मेथड ये पूरा अच्छा. है ना। तो इसको समझ लो और दो दो पॉइंट्स याद रखो हर एक का। सब नहीं याद रखोगे, अपने मन से भी थोड़ा एक बार पढ़ लोगे ना, तो आप 4 पॉइंट ऐसे, 2 पॉइंट याद रखो, 4 ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। बात को समझने की कोशिश करो, मतलब सब रट्टा तो नहीं मार सकते, तब हमारा मेमोरी भी इतना बड़ा नहीं कि सबको याद रखे, लेकिन अगर एक बार समझ के ले लिया ना, तो एग्जाम में हम लिख सकते अपने शब्दों में, उतना है। वो है कि नहीं, है कि नहीं, हो कि नहीं? आहे आहे. है ना। हाँ चलो, नाउ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अभी कहाँ कहाँ पे साइकोलॉजी को आप अप्लाई कर सकते हो? एजुकेशन फील्ड में, जो पहले बताया, फिर से एजुकेशन फील्ड में कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? सीखने के लिए बच्चा कैसे तेजी से सीखे, उसको कैसे तेजी से मोटिवेशन दे हम लोग, उसकी पर्सनालिटी को कैसे और ज्यादा
निखारे, ना बढ़ाए, ये सब चीज में साइकोलॉजी इस्तेमाल होता है ना। And psychology is responsible for shaping and designing the educational system according to the needs and requirement of the student. अभी आप बताओ स्कूल में एजुकेशन में साइकोलॉजी कैसे इस्तेमाल होती है? अभी यहाँ पे बताया कि बच्चों को मोटी लर्निंग, उनको लर्निंग फास्ट हो, लर्निंग फास्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो तेजी से सीखे। अगर ऐसे जो मैं आपको सिखा रही हूँ लेक्चर मेथड से, अगर ऐसे ही बोरिंग बोरिंग लेक्चर देते रहेंगे तो सीखेंगे क्या छोटे बच्चे? जैसे जूनियर केजी सीनियर केजी का बच्चा है तो उसको सिखाने के लिए दूसरा साइकोलॉजी यूज करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, बहुत सारा प्रॉप्स लोगे, बहुत सारी चीजें लोगे। अगर मुझे उसको नंबर 1 2 3 4 गिनती सिखानी है तो गिनती सिखाने के लिए मैं बोलूंगी ये रट्टा मराने से तो अच्छा है, उसको क्या करते टीचर, बहुत सारा चॉकलेट देते हैं या फिर उसको प्रॉप्स दिया कि ये कितने हैं मुझे गिन के बताओ, तो वो गिनता है 1 2 3 4 या 1 2 3 4, है ना। ऐसे अलग अलग चीजें देते हैं या फिर उसको एक चीज कलेक्ट किया यहाँ पे तो कितना फास्ट सीखता है बच्चा। तो आपको पता है कि ये साइकोलॉजी यूज किया ना, क्योंकि उनको चीजों से खेलना बहुत पसंद है, ये साइकोलॉजी आपको समझ में आई। लेकिन अभी जब भी टीनेजर हो जाते हैं, अभी 15 साल का बच्चा है, उसको ऐसे सिखाओगे तो चलेगा क्या? वो सोचेगा मुझे बच्चा समझ के रखा क्या। उसको सिखाने के लिए आपको फिर दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसको थोड़ा चैलेंजिंग देना, क्योंकि टीनेजर के बच्चे क्या होते हैं, उनको इजी वाला देंगे तो उनको पसंद नहीं है, उनको थोड़ा चैलेंज चाहिए। उसको थोड़ा कि चलो कौन कर सकता है, ये देखते हैं हम लोग, है ना। ये कौन सबसे ज्यादा एक पदासन में एक पैर पे कौन सबसे ज्यादा देर तक खड़े रह सकता है, चलो सब स्टार्ट करेंगे क्लास में। ऐसा करके देंगे तब भी वो बहुत अच्छा करते कि नहीं करते? क्योंकि उनका अलग है, उनको फिर वो टीनेज वाले हैं, उनको चैलेंजेस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो अलग अलग एज के लिए तो ये जो साइकोलॉजी टीचर को आपके समझ में जो आती है, ये वो कहाँ से आई? आपने उसको जाना है या आपके जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, टीचर ट्रेनिंग की कोर्स सीख रहे थे, तब उस समय आपको सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे सिखाना है। अभी आप देखोगे कि, है ना, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए अलग कोर्स है ना। 1st to 10th सिखाने के लिए, 8 प्राइमरी सिखाने के लिए अलग कोर्स होता है। सेकेंडरी में जो टीचर सिखाते हैं उसका अलग कोर्स होता है। कॉलेज में लेक्चर लेना है तो अलग कोर्स होता है। ऐसा क्यों इतने कोर्स अलग अलग किया? एक ही कोर्स होना चाहिए ना, ऐसा नहीं, क्योंकि हर एक एज की अलग अलग साइकोलॉजी होती है। और जो कोर्स आप सीखेंगे ना, प्री प्राइमरी वाला कोर्स सीखेंगे तो प्री प्राइमरी के बच्चों को ही सिखा सकते, क्योंकि आपको जो पढ़ाई थी वो वही पद्धति सिखाई है जो वो बच्चे सीख सकते हैं जिससे आसानी से। इसलिए आपको कॉलेज में लेक्चर लेना रहेगा ना तो आपको अलग कोर्स करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, एमएड करना पड़ेगा, अलग अलग, क्योंकि उसमें आपको वो साइकोलॉजी सिखाई जाती है कि ये एज ग्रुप को कैसे आपको सिखाना है। तो ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी को समझना है वो एज ग्रुप। अभी क्लियर हो रहा है आपको? हो रहा है। In the field of medicine, okay, अभी मेडिसिन में डॉक्टर, नर्स और एनी पर्सन who attends the patient needs to know the science of behavior to achieve good results. Psychology has contributed valuable therapeutic measures like behavior therapy, play therapy, group therapy, psychoanalysis, etc. for the diagnosis and cure patients suffering from psychosomatic as well as the mental disease. अभी मेडिसिन के फील्ड में तो कितना सारा साइकोलॉजी, जैसे जो मेंटली जो पुअर लोग हैं, या आपको कोई चीज सीखनी है लेकिन ठीक से समझ में नहीं आ रही है ना, थेरेपी में कितना यूज होता है। जैसे आपके कोई स्टूडेंट है, अभी योगा टीचर हो ना आप सभी लोग, आपकी एक स्टूडेंट है, वो आपके पास आ रही है कि मैडम मुझे ना डायबिटीज था, या है ना, और वो 2 महीना आई और बोली मैडम मेरा डायबिटीज तो अभी ठीक ही नहीं हुआ, मैं तो 2 महीने से आपके पास आई हूँ, मेरा ठीक तो होना चाहिए ना। फिर आप क्या बोलोगे उसको बोल दोगे कि नहीं नहीं होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। आप क्या करोगे, उसको समझाओगे, पहले उसको समझोगे कि भाई देखो अभी डायबिटीज, पहले तो उसको समझाना है कि देखो योगा कोई दवाई नहीं है, टैबलेट नहीं है, खा लिया है ना, अभी खाया 5 मिनट में सिर दर्द गायब हो गया, ऐसा है नहीं है। योगा का जो इफेक्ट है स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, रेगुलर करने से होता है,
और आप विश्वास रखो, ऐसा सब उसको समझाएंगे आप, है ना। और ये समझाते समझाते फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग है ना रोज आके वही सवाल करेंगे आपको, रोज आएंगे और वही सवाल करेंगे, है कि नहीं, मिलते कि नहीं ऐसे स्टूडेंट भी आपको? मिलते मिलते हैं ना। तो उनके आपको फिर पता चल जाता है ये टाइप का है, ये टाइप का है, ये ऐसे ही बोलने वाली है। तो फिर आपको, आप इरिटेट नहीं होते, आपको मालूम है ये रोज ऐसे ही बोलने वाली है, आप उसको वैसे संभाल के लेते, क्योंकि उसका व्यवहार वैसा ही है कि वो हर चीज को ऐसे ही पकड़ के रोज 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 उसको कंप्लेन की आदत ही है ना। तो वो जो काउंसलिंग कर रहे हो, उसकी मनस्थिति को जो समझ रहे हो, कि अभी उसमें आप भड़क जाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो काउंसलर हो ना, भड़क नहीं सकते उसमें। हम उनको सिर्फ समझा सकते हैं कि देखो, और उसकी मनस्थिति को समझ सकते हैं कि बेचारी बहुत, उसने बहुत दवाई की होगी, बहुत भागदौड़ की होगी, नहीं ठीक हुआ होगा, तब मेरे पास आई, है ना। अभी इसलिए उसको ऐसा है कि कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा सब आपको समझ के तभी उसका निदान करना पड़ेगा। तो ये सब मेडिसिन साइकोलॉजी है। नाउ बिजनेस और इंडस्ट्री में साइकोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है ना, ग्राहक किस तरह से सामान खरीदता है ना। ऐसा क्या दिखा है एडवर्टाइज में कि ग्राहक ऐसे भाग के चले आए? आपने देखा है कभी कि आपने सिर्फ सामान इसलिए खरीदा क्योंकि उसका बहुत एडवर्टाइज हो रहा था, फिर आपने बोला चलो लेके देखते हैं, इतना एडवर्टाइज आता है क्या है ये, खरीदा है कि नहीं खरीदा? कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ खरीदा है एडवर्टाइज को देख के। क्यों? तो एडवर्टाइज कौन बनाता है? अभी कौन सा है, मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ये वाला याद है सबको? तो क्या सच्ची में वो दिमाग की बत्ती जलाता है क्या? नहीं ना। लेकिन वो एडवर्टाइज ऐसा उसने बनाया ना कि सब लोग एक बार मेंटोस तो चेक करके ही देखेंगे कि है क्या इसमें, है कि नहीं, है ना। तो वो आपका ये साइकोलॉजी है जो बिजनेस और इंडस्ट्री वाले करते हैं, है ना। इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, okay, it has helped in detection of crime and dealing with the criminals. अभी जब भी एक मर्डर हो जाता है, हम लोग टीवी में देखते हैं ना, मर्डर हो गया, मर्डर को, मर्डरर जो है ना उसको मर्डर करके चला गया, अभी कौन किसने मर्डर किया उसके लिए एक डॉक्टर आएगा, है ना, साइंस वाले आएंगे, फॉरेंसिक वाले आएंगे, सब देखेंगे, ये करेंगे, और धीरे धीरे फिर एक कड़ी जोड़ना चालू करेंगे। मर्डरर था, इसका हाइट इतना रहेगा, उसने राइट हैंड से किया तो राइट ही रहेगा, उसने ऐसा किया, करते कि नहीं? वो देखा है, सीआईडी वगैरह देखा है ना, वो कैसे साइकोलॉजी निकालते हैं, और वो फिर वो निकालने की कोशिश करते कि इसने क्यों किया ये मर्डर, उसका उस समय क्या दिमाग में चल रहा था। तो ये सब क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी है। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, अभी पॉलिटिशियन, है ना, अच्छा लीडर कैसे बनना चाहिए, अच्छा लीडर की क्वालिटी क्या है ना, लीडरशिप कैसे करते हैं, वो सब समझना। फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशन में, इन सब में किस तरह से हमें गाइडेंस काउंसलिंग करना चाहिए, मिलिट्री में किस तरह से हमें ट्रेनिंग देना चाहिए, उनका प्रमोशन, उनको ना मोटिवेट कैसे करना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन में एक दूसरे से व्यवहार करने में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, अपना बिहेवियर और कैसे अच्छे से बदल सकते हैं, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी में है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है उसके 4 चीजें हैं। द माइंड इज द प्रोसेस एट वर्क इन अ फिजिकल मशीन, मतलब हमारा जो मन है ना मशीन की तरह है, उसको अगर देखना, जैसे आप मशीन को देखते हो, मशीन को चेक करते हो, मशीन को चेक करके बताते हो कैसे काम करता है, वैसे ही हमारा माइंड है, उसको चेक करके उसको भी हम बता सकते हैं कि कैसे काम करता है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो हर पल कुछ ना कुछ मेंटल एक्टिविटी होती रहती है हमारे, है ना, हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, और हमारे मन में भी, और उस एक्टिविटी को समझना अवेयरनेस के साथ, है ना, और उस एक्टिविटी को समझते हुए हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, हमारे विश्वास में बदलाव आता है, हमारे एटीट्यूड में जो बदलाव आता है, उस बदलाव को समझना, है ना, और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर ये जो बदलाव आया है उसको समझना, है ना। एंड एक्सपीरियंस फिजिकली अल्टर्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन, और हमारे अंदर, है ना, जो हम लोग
फिजिकली जो भी हमारे अंदर ये ब्रेन में जो फंक्शन हो रहा है, ब्रेन की जो एक्टिविटी हो रही है, दिमाग में जो हलचल हो रही है, उससे हमारे फिजिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में क्या है, एक तो पहले ब्रेन जो है वो मशीन की तरह काम करता है, हमारा मन मशीन की तरह है, उसकी हर एक्टिविटी को हम अगर देखें तो समझ सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। और वो हमारे ब्रेन की मेंटल एक्टिविटी को देख के हम अपने व्यवहार को समझ सकते हैं, अपने विश्वास को समझ सकते हैं, अपने व्यवहार को समझ सकते हैं। ओके, और उस व्यवहार को समझते हुए हम कैसा फिजिकली व्यवहार करेंगे उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है। अभी हमारा ना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे ना, आपका सिलेबस देखिए जरा आप। जो लोग प्रेजेंट है आपका सिलेबस देखिए जरा। ते पाऊन किलो आहे 750. थोडं स्वस्त पडते ते या अर्धा तो अभी मला मॉड्यूल 1 आपका कंप्लीट हो गया है त्याच्या डब्याच्या ना? बाजूचा अभी मॉड्यूल हाँ। 2, हाँ, किसका माइक ऑन है? साइकोलॉजिस्ट के